नंदपुर नाम का गांव अपने पशुपालन के लिए जाना जाता था। वहाँ के लोग उच्च नस्ल की गाय, बैल, भैंस वगैरह पाला करते थे। हर साल गर्मियों में नंदपुर गांव में एक मेला लगा करता था, जिसमें दूर दूर से लोग गाय, भैंस और बाकी जानवर खरीदने और बेचने आते थे। नंदपुर गांव से कई कोस दूर गंगा पार ठकिया नाम का एक गांव था, जहां राहुल नाम का हलवाई रहता था। राहुल की गाय बीमार और बूढ़ी हो चुकी थी। वो कई दिनों से एक नई गाय खरीदना चाहता था। मैं सोच रहा हूँ नंदपुर गांव चला जाऊं। अगले महीने वहाँ पशु मेला लगेगा। हमारी बूढ़ी गाय से हमारा काम नहीं चल रहा। ये गाय बेच आऊंगा और नई गाय खरीद लूंगा। हाँ, चले जाओ और मेरे लिए वहाँ से 1 दर्जन चूड़ियाँ भी लेते आना। मैंने सुना है वहाँ की चूड़ियाँ बहुत अच्छी होती हैं। ठीक है, चूड़ियाँ भी ले आऊंगा। राहुल के गांव से नंदपुर गांव पहुंचने में 2 दिन लगते थे। कच्चा रास्ता था, इसलिए पैदल ही जाना पड़ता था। राहुल की पत्नी ने उसे 2 दिन का खाना बांध दिया। राहुल खाने की पोटली और पुरानी गाय लेकर नंदपुर गांव की ओर चल पड़ा। नदी तक पहुंचते पहुंचते रात हो गई। नदी किनारे एक गौशाला बनी हुई थी। राहुल ने सोचा कि वो रात भर के लिए गौशाला में ही रुक जाएगा और सुबह होते ही नदी पार करके आगे के सफर पर निकल जाएगा। राहुल जब गौशाला के अंदर गया तो उसने देखा कि गौशाला में कई गाय और बैल बंधे हुए हैं। दर्जन भर आदमी गौशाला के अंदर सो रहे थे। लगता है ये लोग भी नंदपुर जा रहे हैं। राहुल ने अपनी गाय बाकी गाय बैलों के साथ बांध दी। राहुल ने पोटली से खाना निकाला और खाना खाने के बाद सो गया। गर्मियों के दिन थे। राहुल को रात में प्यास लगी। जब वो पानी पीने के लिए उठा तो उसने देखा कि गौशाला में लेटे हुए सारे आदमी गायब हो चुके थे। यहाँ तो कम से कम दर्जन भर लोग थे। सब कहाँ चले गए? राहुल ने गौशाला से बाहर जाकर देखा। बाहर भी उसे कोई नहीं मिला। कहीं वो लोग चोर तो नहीं थे? शायद वो चोर ही होंगे, इसीलिए मुझे देखकर भाग गए होंगे। राहुल वापस गौशाला की तरफ गया, लेकिन उसके हाथ पैर फूल गए। उसने देखा कि एक बड़े बड़े सींग वाली गाय, जिसके बाहर तक निकले पैने नाखून हैं, सीधे उसकी तरफ दौड़े चली आ रही है। इससे पहले कि राहुल को इधर उधर होने का मौका मिलता, गाय ने राहुल के जोरदार टक्कर मारी और राहुल 3-4 फीट दूर जाकर गिर पड़ा। टक्कर मारने के बाद गाय फिर से गौशाला में घुस गई। लगता है मेरे पैर की हड्डी टूट गई है। इतनी भयानक गाय तो मैंने कभी नहीं देखी। जब मैं गौशाला में सो रहा था तब तो वो गाय वहाँ नहीं थी। सुबह होने में भी अभी काफी समय है। क्या अपनी बूढ़ी गाय वापस लेने मुझे गौशाला में जाना चाहिए? अगर मैं नहीं गया तो ज्यादा ना सही 20-25 हजार का नुकसान तो हो ही जाएगा। राहुल कुछ देर बाहर ही इंतजार करता रहा। वो किसी आदमी की तलाश में था जो उसकी मदद कर सके, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी उसे कोई आदमी आसपास दिखाई नहीं दिया। राहुल लंगड़ाते हुए दबे पांव गौशाला की तरफ गया। उसने झांक कर गौशाला में देखा। गौशाला में सिर्फ राहुल की गाय थी, जिसके पास एक भूतनी खड़ी थी, जो गाय को कटे सिरों की माला पहना रही थी। आजा, तेरा सिर भी काट कर इस माला में पिरो देती हूँ। भूतनी राहुल की तरफ बढ़ी। राहुल पीछे हटा, लेकिन किसी चीज से टकराकर गिर गया। उसने पीछे देखा कि वही गाय, जिसके लंबे सींग और पैने दांत हैं, पीछे पड़ी है। एक तरफ भूतनी और दूसरी तरफ भयानक गाय। राहुल के पास भागने का कोई मौका नहीं था। राहुल ने बस आंखें बंद कर ली और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। तभी तेज रफ्तार में एक घुड़सवार वहां आया और राहुल को एक झटके में वहां से खींचकर ले गया। काफी दूर जाने के बाद घुड़सवार ने घोड़ा रोका। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। अगर आप समय पर ना आते तो वो गाय और भूतनी पता नहीं मेरा क्या करते। क्या तुम नंदपुर गांव पहली बार जा रहे हो? हाँ, मैं पहली बार ही यहाँ आ रहा हूँ। तभी तुम उस भूतिया गौशाला में फंस गए, वरना इस रास्ते से गुजरने वाले ज्यादातर लोग इस गौशाला के बारे में जानते हैं। बहुत साल पहले गंगाराम नाम का एक आदमी अपनी बेटी के साथ बहुत दूर से अपनी गाय और बैल लेकर नंदपुर गांव के बाजार की तरफ जा रहा था। रात में उसने नदी किनारे गौशाला में रुकने का फैसला किया, लेकिन उस रात नदी किनारे कुछ डाकू आ गए। डाकुओं ने गंगाराम की बेटी से नाच दिखाने को कहा। जब गंगाराम की बेटी नहीं नाची तो डाकुओं ने गंगाराम, उसकी बेटी और उसके सभी गाय बैलों की हत्या कर दी।
तब से उनकी आत्मा इस गौशाला के आसपास भटकती है। वे आत्माएं ही इस गौशाला में आदमी और गाय बैल होने का भ्रम पैदा करती हैं। इस गौशाला पर कभी मत रुकना। घुड़सवार ने राहुल को नंदपुर गांव तक छोड़ दिया और चला गया। राहुल को उसकी पुरानी गाय कभी वापस नहीं मिल पाई। आर्यन और आरोही की शादी तय हो चुकी थी। दोनों घूमने के लिए शिमला आए हुए थे। मेरे पापा को हिल स्टेशन पर समय बिताना पसंद है, इसीलिए उन्होंने यहाँ एक कॉटेज खरीद लिया है। हर बार गर्मियों में हमारा परिवार यहीं आकर छुट्टियाँ बिताता है। ये कॉटेज काफी खूबसूरत है। पर इससे ज्यादा खूबसूरत तो तुम हो। कल कुछ खास है, क्या तुम्हें ध्यान है? हाँ, मुझे ध्यान है। अब मुझे ध्यान नहीं रहेगा तो किसे रहेगा? कल तुम्हारा बर्थडे है। कल जब तुम सोकर उठोगी तो तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट मिल जाएगा। अगले दिन जब आरोही सोकर उठी तो उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। मेरे साथ आओ, जब मैं कहूँ तभी अपनी आंखों की पट्टी खोलना। आर्यन आरोही को कॉटेज के बाहर ले गया। जब आरोही ने पट्टी हटाई तो उसके सामने एक काला घोड़ा था। तो बताओ, गिफ्ट कैसा लगा? बहुत सुंदर है। मैं हमेशा से हॉर्स राइडिंग करना चाहती थी। मैं जानता हूँ, तुम्हारी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मैंने तुम्हें ये घोड़ा गिफ्ट किया है। आरोही अगले 3 दिन हॉर्स राइडिंग सीखती रही। आज मेरे दोस्त की शादी है। मैंने तुम्हें विशाल के बारे में बताया था ना, जो शिमला में रहता है। हमें वहाँ जाना होगा। मैं हॉर्स राइडिंग करके बहुत थक चुकी हूँ। तुम चले जाओ, मैं तो घोड़े बेचकर सोना चाहती हूँ। ठीक है, तो मैं चला जाता हूँ। तुम अपनी नींद पूरी करो। उस रात आरोही कॉटेज में अकेली सो रही थी। आधी रात को उसकी नींद खुल गई जब उसे अपने रूम के बाहर घोड़े के पैरों की टप टप सुनाई दी। घोड़ा तो कॉटेज के बाहर गार्डन में बंधा हुआ है, तो उसके पैरों की आवाज कॉटेज के अंदर से कैसे आ रही है? कहीं घोड़ा रस्सी खोलकर कॉटेज के अंदर तो नहीं आ गया? आरोही फर्स्ट फ्लोर से उतरकर नीचे गई। उसने देखा पूरी फर्श पर खून से सने घोड़े के पैरों के निशान हैं। ये खून के निशान यहाँ कैसे आए? और मेन गेट का दरवाजा भी बंद है। आरोही तुरंत दरवाजा खोलकर घोड़े को देखने बाहर गई तो घोड़ा अपनी जगह पर बंधा हुआ था। आरोही ने घोड़े के पैरों की तरफ देखा। घोड़े के पैरों पर खून का एक भी धब्बा नहीं था। उस पूरी रात आरोही सो नहीं पाई। सुबह को आर्यन का फोन आया। हेलो आरोही, मैं आज कॉटेज पर नहीं आऊंगा। यहाँ मेरे बहुत सारे दोस्त आए हुए हैं। वो मुझे वापस नहीं आने दे रहे हैं। मुझे यहाँ 1-2 दिन और रुकना पड़ेगा। आर्यन वो? हाँ बोलो आरोही। आरोही आर्यन को कल रात की चीजों के बारे में बताना चाहती थी, पर उसने खुद को रोक लिया। आरोही ने सोचा आर्यन घबरा जाएगा और उसके कारण परेशान होकर वापस लौट आएगा। बोलो आरोही, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो मेरा सिर दर्द कर रहा है। लगता है तुम्हारी नींद अभी पूरी नहीं हुई है। कुछ दिन और नींद पूरी कर लो, फिर मैं आऊंगा तो तुम्हारी नींद खराब करूंगा ही। उस पूरे दिन आरोही खाना बनाते समय, बर्तन धोते समय विंडो से बाहर गार्डन में खड़े घोड़े को ही देखती रही। पिछली रात जागने के कारण शाम को जल्दी ही उसे नींद आ गई। आधी रात को घोड़े के हिनहिनाने की आवाज से आरोही की नींद टूट गई। आरोही ने रूम की विंडो खोलकर बाहर देखा तो उसके हाथ पैर सुन्न हो गए। घोड़े पर हंसिया लिए एक चुड़ैल बैठी हुई थी। चुड़ैल हंसिये से घोड़े की गर्दन काटने ही वाली थी। उससे पहले ही आरोही ने विंडो बंद कर दी। वो अलाव से आग लेकर तुरंत नीचे गई। जब आरोही घोड़े के पास पहुंची तो घोड़े पर कोई नहीं था। इस कॉटेज और घोड़े में कोई तो गड़बड़ है। आरोही आर्यन को फोन करने ही वाली थी, लेकिन वो रुक गई क्योंकि उसने महसूस किया कि उसके पीछे कोई खड़ा है। इससे पहले कि आरोही पीछे मुड़कर देख पाती, चुड़ैल ने धक्का देकर आरोही को कीचड़ में गिरा दिया। मशाल कीचड़ में गिरकर बुझ गई। कौन हो तुम? मुझसे क्या चाहती हो? मेरा नाम साया है। मैं आर्यन की पहली पत्नी हूँ। आर्यन की पहली पत्नी? क्या आर्यन पहले शादी कर चुका है? हाँ, ये कॉटेज और वो घोड़ा मेरा ही है। मैं अपने पापा की इकलौती संतान थी। इस कॉटेज के अलावा हमारी शिमला में और भी प्रॉपर्टी थी। आर्यन का परिवार अक्सर शिमला में घूमने आता था। एक क्लब में हमारी जान पहचान हुई और फिर हमारी बीच दोस्ती हो गई। 3-4 महीने बाद आर्यन ने मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रखा। मैं आर्यन से प्यार करती थी। मुझे लगा
कि आर्यन भी मुझसे प्यार करता है, इसलिए मैंने उससे शादी की। पर आर्यन धोखेबाज निकला। उसने मुझसे शादी सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए की थी। मेरे पापा की डेथ के बाद आर्यन का व्यवहार अचानक से बदल गया। बात बात पर वो मुझे गालियाँ देता, मेरे साथ मार पीट करता। एक रात जब मैं सो रही थी तो आर्यन ने तकिए से मेरा मुंह दबाकर मुझे मार ही दिया। फिर आर्यन के परिवार ने मेरी लाश को यहीं गार्डन में गाड़ दिया जहाँ घोड़ा खड़ा होता है। घोड़े ने सब कुछ देखा था, पर वो बेचारा जानवर है, इसलिए किसी को कुछ बता नहीं सकता। आरोही, तुम तो इंसान हो, क्या तुम मुझे न्याय दिलाओगी? अगले दिन जब आर्यन कॉटेज पर लौटा तो उसने आरोही का चेहरा देखते ही पहचान लिया कि पिछले कुछ दिनों में कॉटेज पर कुछ हुआ है। क्या हुआ आरोही? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तुम ऊपर से कितने सीधे दिखते हो, लेकिन अंदर से एक जल्लाद हो। साया की आत्मा ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। अब अगर तुम्हें सब पता लग ही गया है तो तुम्हारे साथ भी वही होगा जो साया के साथ हुआ था। आर्यन ने अपने पैंट की जेब से चाकू निकाला और आरोही की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी पुलिस वहां आ गई। मैं जानती थी कि तुम अपनी असलियत दिखाओगे, इसलिए मैंने पहले ही इंतजाम किया हुआ था। साया के केस की जांच हुई और आर्यन को उम्र कैद की सजा हो गई।